नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का कार्यक्रम जनसदन। आज हमारे पैनल पे हैं भाजपा से उनके वरिष्ठ नेता दिगंबर नेगी जी, यूकेडी से उनके वरिष्ठ नेता श्री शांति प्रसाद भट्ट जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी दीपक जुयान जी। आज की चर्चा उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पे, इन 2 वर्षों में क्या किया गया है, किस तरह से किया गया है, वादों की तरफ किस तरह से चले हैं और उनमें क्या चीजें अचीवमेंट रही हैं, कहां पे कमी रह गई है, आज हम पैनलिस्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा दिगंबर नेगी जी की तरफ। सर, 2 साल पूरे हो गए इस सेकंड सेशन के। बड़ी बात यह है कि ये पहली बार है उत्तराखंड के 23 साल में जब आपको बैक टू बैक जनता ने मौका दिया। आप किस तरह से देखते हैं कि इन 7 सालों में आप क्या कर पाए? खासकर अगर हम देखें बेसिकली जिन चीजों पे एड्रेस किया जाता है, पिछले 5 सालों में भी कई सारी चीजें हुई जिस पे अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं हुआ। इस बार भी कुछ चीजें हुई, कुछ पे एक्शन हुआ, कुछ छूट गया। मैं बहुत कैटेगरिकली बता देता हूँ। जैसे आपने एक अच्छा काम किया, बिल्कुल नकल विरोधी कानून लाकर, पर लगातार जिस तरह से पेपर लीक हुए उनकी तुलना में उतने ही एग्जाम अभी तक आज तक नहीं हो पाए। दूसरा जो सवाल है हमारा, कुल 4 पहले और 1 इस बार अभी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में गिरा था, 5 कुल गिर गए। नेता छोड़ दीजिए, अभियंता छोड़ दीजिए या नौकरशाह छोड़ दीजिए, किन 5 ठेकेदारों के खिलाफ आपने कदम उठाया? और आप क्या देखते हैं, क्योंकि जनता का बड़ा विश्वास आपके ऊपर है, चुनाव से निकट है, जनता का बड़ा विश्वास आपके ऊपर है, इसीलिए उसने आपको बैक टू बैक शासन दिया था। दिगंबर नेगी जी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने जनादेश के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर पुनः अपना विश्वास जमा करके उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। इस जनादेश का सम्मान करते हुए, जनता जनार्दन का सम्मान करते हुए उत्तराखंड में पुष्कर धामी एक युवा मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। इस प्रदेश के युवाओं के हृदय सम्राट है। उन्होंने सबसे पहले जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो इस प्रदेश के युवा हैं और जो वर्षानुवर्ष से जो प्रदेश और उससे पहले प्रदेश निर्माण से पहले से जो अनियमितताएं प्रतियोगी परीक्षाओं में देखी जाती थी, उसकी कई बार खुलासे होते थे, उनको दूर करते हुए सबसे पहले एक कठोर नकल विरोधी कानून बना करके प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया। इसके परिणाम स्वरूप आप सब लोग अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में, गांव में देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में युवा युवतियां बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी गलत तरीके का प्रयोग किए हुए आज पटवारी बन रहे हैं, पंचायत विकास अधिकारी बन रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी बन रहे हैं, जूनियर इंजीनियर बन रहे हैं। ऐसे दर्जनों युवाओं को मैं स्वयं जानता हूं जो कि इस दौरान अपनी मेहनत के बलबूते पे उन्होंने परीक्षा पास की है और सरकारी सेवा में आए। इससे दूसरा लाभ जो हुआ है, उससे कार्मिकों की क्वालिटी में सुधार होता है। किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए उसके जो कार्मिक होते हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कम आईक्यू लेवल वाले, उस पद के अनुकूल योग्यता, बौद्धिक स्तर न रखने वाले का काम काज भी प्रभावित होता है उनकी नियुक्ति से। और एक प्रखर मेधा को लेकर के जब कोई व्यक्ति शासन प्रशासन में ज्वाइन करता है तो उसकी मेधा उसके कार्य में परिलक्षित होती है, समाज को, राज्य को, देश को उसका लाभ होता है। तो जो कार्मिकों का स्तर है उसमें भी सुधार होगा। दूसरा जो काम इस राज्य में हुआ है वो इस
क्योंकि यहाँ प्रदेश जो है महिला प्रमुख प्रदेश है, महिला डोमिनेटेड स्टेट है। यहाँ की इकोनॉमी महिलाओं का बड़ा योगदान है, इस राज्य के निर्माण में महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो हमारी सरकार ने 30% क्षैतिज आरक्षण दे करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का दरवाजा खोला है। ये तो कुछ है तात्कालिक विषय। अब हम दीर्घकालिक विषय की तरफ चलते हैं, क्योंकि कुछ तात्कालिक विषयों पर और कुछ दीर्घकालिक विषयों पर काम करने पर हम एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलपमेंट में खड़ा करते रहते हैं। एक नवाचार जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है वह है मंडल में मानस खंड का। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में होता है कि ऐतिहासिक से बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण में वहां उधम सिंह नगर से लेकर के पिथौरागढ़ तक के 16 मंदिरों का एक सर्किट बनाया गया है। उसमें आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है, जिसमें से 25 करोड़ रुपए मुक्त हो चुके हैं। उसमें सड़क, पेयजल, पथ प्रकाश, जूता घर, रैन बसेरा आदि आदि। और यही नहीं, उन स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहली बार पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जो सीमांत जिला है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ से दिल्ली एयर कनेक्टिविटी बनी है, फ्लाइट शुरू हो गई है दिल्ली से पिथौरागढ़। और यही नहीं, उत्तराखंड सरकार ने इस मानस खंड के अनछुए अनजाने मंदिरों के विकास के लिए वहां पे टेम्पल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ गढ़वाल मंडल की तरफ तो चार धाम के कारण से हम सब लोग जानते हैं कि चार धाम यात्रा जो है हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और इस पूरे यात्रा मार्ग में आर्थिकी का एक बड़ा साधन है, यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ है। उसी प्रकार से टेम्पल इकोनॉमी को कुमाऊं मंडल में भी स्थापित करने के लिए मानस खंड रेल की जो है एक एमओयू गवर्नमेंट ने IRCTC के साथ किया है, जिसमें कलकत्ता से खटीमा तक ट्रेन चलेगी वहां से, क्योंकि उस क्षेत्र में बंगाल के लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। वहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल आदि स्थानों पे उनका भ्रमण हुआ है। और दुर्गा के उपासना भी वहाँ कलकत्ता के लोग, शक्ति के जो मंदिर है उनके प्रति उनकी बड़ी विशेष अनुराग रहता है। तो यही रेल यात्रा अभी जो है बम्बई और गुजरात तक जाने वाली है, धीरे धीरे सलेक्शन है। तो इस प्रकार से एक नया मॉडल डेवलपमेंट का, टेम्पल इकोनॉमी का, और इस मॉडल के विकास के साथ साथ यह जो है सैकड़ों वर्षों तक जो है लोग पुष्कर सिंह धामी जी को वहां के याद करेंगे इस नए अभिनव के लिए। धन्यवाद दिगंबर नेगी जी। अभी आपने नवाचार की बात की, अगली बार आपसे कुछ कदाचार पे सवाल लेंगे। जी, जहां तक उत्तराखंड को देखा जाए, ये बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस की जाती है और उत्तराखंडी भी महसूस करता है कि क्या कोई उसका लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब जो बात शुरू हुई थी इंद्रमणि जी से, फिर आगे आई तीरथ सिंह जी पे, वो चीजें चल के कहीं रुकती हुई प्रतीत, फिर आप आए, एक थोड़ा सा विश्वास लोगों में बढ़ा। तो अभी चुनाव है सामने, आप किस तरह से रखना चाहेंगे? बेसिकली भाजपा जो कुछ भी कर रही है, जनता का विश्वास है, उसी विश्वास के कारण वो एक बार की बजाय दोबारा भी जीत के आई है। पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली हुई नहीं है, धरातल पे जो दिख नहीं रही है उनका अंश भी नहीं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धरातल पे दिख नहीं रही है और उनका प्रचार हो रहा। बेसिकली उत्तराखंडी की तरफ से मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारा जो एक नवांकुर है, जो हम सोच रहे थे कि हाँ ठीक है इस बार कोई और आएगा जो दिल्ली से गवर्न नहीं होगा, तो क्या वो सोच लेके आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत सही सवाल आपने किया है। समझने वाली बात है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ का जो चरित्र है, अतिथि देवो भव, राष्ट्र प्रेम हमारे यहाँ कूट कूट कर प्रत्येक परिवार में भरा है। यही कारण है कि उत्तराखंड राज्य के लिए 42 से ज्यादा बलिदान देने वाली ये कौम जब अपने राज्यों को बनाने की बात आई तो इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं पर विश्वास किया। इससे नकारा नहीं जा सकता, यह सोचकर
कि केंद्र और राज्य मिलकर उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेगा और जिन बुनियादी चीजों के लिए राज्य मांगा है उस पर काम होगा। ये सोचकर इन 23-24 वर्षों में भर भर कर वोट कांग्रेस को भी मिले, भाजपा को भी मिले, लोकसभा में भी मिले और अपने राज्य में भी मिले। 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट जनता ने देखी और 13वां साल भाजपा की सरकार है। और उत्तराखंड की जनता को क्या मिला? अब सवाल ये है, आज का ही अखबार देख लीजिए जिस पर आज ये डिबेट रखी है, धाकड़ धामी के धाकड़ 2 साल, इससे पहले कभी नहीं हुआ इतना विकास। खुद ही मतलब अपना विकास अपनी सरकार के तमाचा मार रहे, यानी कि इससे पहले 11 साल के जो इनके मंत्री मुख्यमंत्री थे ये नालायक थे, राजनीतिक रूप से असफल थे, अखबार बता रहे हैं। दूसरी बात, धाकड़ धामी ने की नकल विरोधी कानून की सख्ती से पैरवी। अरे भाई, हाकम सिंह आपका, मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप आपके लग रहे, चतुर्वेदी आपका, वो फरार भगोड़ा उसने भाजपा को कलंकित किया, उसमें भी मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे। ऐसे में आपने जनता के दबाव में नकल विरोधी कानून बनाया, बहुत अच्छी बात है, मगर दुर्भाग्य देखिए, ये झूठी पार्टी का सत्य देखिए कि उत्तरकाशी के एक लड़के ने नकल विरोधी कानून के तहत एक की शिकायत करी, भाजपा ने उस पर मुकदमा लगा के जेल भेज दी। ये असली चेहरा है। दूसरा, महिलाओं का सम्मान, यूसीसी लेकर आए हैं। भाई, अंकिता की हत्याकांड हो गया, यूसीसी के लिए किसने आपको कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं ने कहा कि हमको लिविंग रिलेशन में रहना चाहिए? अंकिता की मां कह रही है कि वीआईपी तो आप ही का है, कार्रवाई करो। उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आवाज उठाने वाले को जेल डाला जा रहा है। ये इनका महिला सम्मान। अब आ जाइए खिलाड़ियों के मामले में, अखबार की बात बता रहा हूँ, अखबार में लिखा है हमने खिलाड़ियों का करा सम्मान। बता दो कोई एक इंटरनेशनल खिलाड़ी आपने यहाँ रोका हो? सारे उत्तराखंड के खिलाड़ी बाहर जाकर अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, उत्तराखंड में 2 रुपए की नौकरी उनको नहीं दे पा रही है, ये धाकड़ धामी है। अब आ जाइए सिरकियारा में हमने रेस्क्यू कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य की ख्याति प्राप्त करें। मैं पूछना चाह रहा हूं, जिस लाला ने सुरंग खोदने का काम किया था, उस लाला ने आपको चंदा दिया, उससे आपने रिकवरी क्यों नहीं करी? क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा? ये भाजपा का असली चेहरा है कि राज्य का पैसा लगाओ, लाला की मदद करो और रिकवरी की जगह चंदा ले लो। ये इनका रेस्क्यू में जय जयकार है। अब आ जाइए धाकड़ धामी को क्या करना चाहिए था? इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्र के नाम पर इस डबल इंजन की सरकार को दोबारा यहाँ की जनता ने मौका दिया। अब बताइए, राजधानी का पता है? लोकायुक्त कानून क्यों नहीं लगा? 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिला? उत्तराखंड से पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? उत्तराखंड में बेरोजगार संघ क्यों बन गया? बेरोजगारों पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? और क्यों आंगनबाड़ी से लेकर भोजन माताएं, क्यों संविदा कर्मचारी नौकरी से निकाले जा रहे हैं, उस राज्य में धरना हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड में सरकारी ढांचा 65,000 कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है, मगर क्यों नहीं हो रही नियुक्ति? क्यों राज्य को ठेके में धकेला जा रहा है? और हम पेंशन और मनियार्डर पद्धति में जीने वाले लोग हैं, हमारी पेंशन खत्म क्यों कर दी? क्यों उत्तराखंड में बेरोजगारी का आलम बना दिया? क्या कारण है? उत्तराखंड में जंगली जानवरों से हम परेशान हैं, बच्चे मर रहे हैं, आप वन अधिनियम में परिवर्तन नहीं कर रहे। आपको तो बताना पड़ेगा ना दादी जी कि आपके 5 सांसद जो दिल्ली गए हैं, जो गांव गोद लिए, वही गांव के लोग डंडा लेके बैठे हैं कि अगर सांसद आ गए तो इस बार भगाएंगे इनको, चुनाव का बहिष्कार। लोकतंत्र में, डबल इंजन की सरकार में इन्हीं के गांव लिए हुए गोद की जनता जो है कह रही है कि यदि गांव का विकास नहीं होगा तो सांसद को घर में घुसने नहीं देंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। यही हाल इनका एक ढोंगी बाबा सिंगतानी पुल का काम रोक देता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा पास है, सब कुछ हो गया, स्वीकृत पुल को जो है रोकने में भारतीय जनता पार्टी जो है सफल हो गई। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। बीन नदी का पुल यमुनेश्वर में नहीं बना, किमसार मोटर मार्ग केवल इसलिए रुका है कि वन अधिनियम के कारण, और आप हर साल उसका जो है रिबन काटने चले जाते हो चुनाव के समय पर। आखिर ये उत्तराखंड की जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा अगर आप कर रहे हो, ये अगर धाकड़ धामी की जो है उपलब्धि है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, देखिए झूठ के ज्यादा पांव नहीं होते। ये राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, आमदनी खत्म हो गई, ठेकेदार बाहर के, उत्तराखंड के अंदर सप्लाई का काम बाहर के कर रहे हैं, शराब का काम बाहर के कर रहे हैं, और देवभूमि में आ जाओ भारतीय जनता पार्टी को राम के नाम पर भी वोट पड़ा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये देव संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी जो घर घर शराब, हर घर शराब, घर घर भांग, हर घर भांग का दाना लेकर बैठी है, ये उपलब्धि धामी जी की है।
राम के नाम पर आपने केदारनाथ में पीतल को सोना बना के वहां डकैती डाल दी, QR कोड लगा के चंदा भागे। जो लोग राम के नाम पे मंदिरों को लूट ले, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के अखबार मैनेज कर कर अगर आप अपनी वाई करोगे, जनता की आंख में धूल झोंकोगे, तो मैं आपको फिर बता दूं, उत्तराखंड की जनता देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर अगर आपको वोट दे रही है, तो उन्हीं के बच्चों को बेरोजगार आप बना रहे हो, उन्हीं के बच्चों को निवाला आप बना रहे हो जंगली जानवरों से, उन्हीं के बच्चों की अनदेखी के कारण उनको 2 जून की रोटी के लिए पलायन को मजबूर आप कर रहे हो, उन्हीं के बच्चों का हक छीनकर इस राज्य के अंदर 1,35,00,000 की जनसंख्या कर उत्तराखंड की पूरी भौगोलिक परिस्थिति पर हमला कर रहे हो। 44 से ज्यादा पनबिजली परियोजना रोककर आप पहाड़ का विकास रोक रहे हो। और कितनी उपलब्धि गिना है धामी जी, ये अखबार मैनेज करके झूठ बोलना बंद करो। उत्तराखंड की महिलाओं को जिस तरीके से आपने यूसीसी के नाम पर बदनाम किया है पूरे देश के अंदर, कि उत्तराखंड की महिलाएं कहती है कि हमको लिविंग रिलेशन के लिए यूसीसी चाहिए, ये भाजपा का असली चेहरा है। काम के नाम पर, विकास के नाम पर केवल इनको जुमला, झूठ, बेईमानी, दलाली, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार आता है। इसके अलावा इनकी कोई राजनीतिक ना ताकत है ना हैसियत है। उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। इसी का दुर्भाग्य कारण आज पूरा उत्तराखंड पीड़ित है, तड़प रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र के नाम पर चोरों को उत्तराखंड से बाहर करो, तभी उत्तराखंड बचेगा, वरना इसके अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। दीपक जी, बहुत सारे सवाल बनता भी, लेकिन अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जनता पसंद तो कर रही है भाजपा को, वो सामने परिलक्षित है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दोबारा भी इनको जिताया, आगे भी जैसा वेव बन रहा है दिखता है, ये लोग जैसे प्रचारित, तो क्या कॉम्प्लिसेंसी यहाँ पे है? भाजपा क्यों ये मान के चलती है कि उसके साथ चीजें हैं? क्या वो धर्म की राजनीति के बेस पे ऐसा मान के चलती है, या हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, पूरा उत्तर भारत तो कम से कम धार्मिक विचारों से उत्प्रोत है, तो क्या उस एक एजेंडा को लेके चलती है? क्या कारण है? जो आप विकास देखिए 23 साल का, जो कुछ भी हुआ या नहीं हुआ सिर्फ 2 पार्टियों की देन है, या तो कांग्रेस या तो भाजपा। अगर हम देखें तो जो थोड़ा बहुत काम हुआ, जिसको हर आदमी पॉजिटिव कहता है, वो नारायण दत्त तिवारी जी का समय। उसके अलावा कुछ काम हुए, कुछ और चीजें हुई, मैं किसी का काम से नकार नहीं सकता, क्योंकि हम कहीं थे और आज थोड़ा अच्छी जगह पे आते हैं। आपसे जो बेसिकली हम समझना चाहेंगे कि जो हम प्रदेश लेके आए थे, पहाड़ी प्रदेश जो हम मानते थे, वहां पे एक पार्टी दोबारा जीतने के बाद आके ये कहती है कि साहब हम तो गैरसैंण नहीं चलेंगे, वहां ठंड लग रही है, और उसके बाद भी वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलती है कि साहब हम तो 5 सीटें निकालना ना निकालना वो जनता के ऊपर। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि ये क्या राजनीति है कि एक पार्टी जो पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ी आकांक्षाओं पे आई थी, और वो मतलब आप समझिए जनता के मुंह पे ऑलमोस्ट एक तरह का तमाचा था कि साहब हम तो गैरसैंण नहीं जाएंगे क्योंकि वहां ठंड है, उसके बाद भी इतने कॉन्फिडेंस से 5 सीटों पे अपना दावा करनी, तो उसके बीच में क्या मैकेनिक्स है? क्योंकि आप लोग जनता के बीच में रहते हैं, मैं वो समझना चाहूंगा। बेसिकली मेन चीज तो ये है कि धर्म की राजनीति है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको बीजेपी को जिताने पड़ा, ऐसा पूरा एक तरीके से मेंटली फिट कर देते हैं चीजों को। आज इस चीज को ऐसे समझिए आप कि आजकल कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है, उसका ऐड आना शुरू हो जाता है, और वो ऐड इतना आता है कि आप दुकान वाले में जाते हैं, भाई ये दे दे, वो बोलता अभी तो ये, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी आगे कंपनी को फोन करता है, फिर वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर वो देखिए उसका डिमांड पहले कर दी जाती है। अगर कमर्शियल उससे देखें तो उसकी डिमांड पहले जनरेट कर दी जाती है। सेम चीज वही है, बीजेपी वही कर रही है। आपका धर्म को आपको इतना बढ़ा दिया कि उसको वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग और उसमें घुस गया, तो आपको उनके प्रति आप झुकेंगे और करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप हिंदू विरोधी तो वही कहलाएंगे, ये तो स्पष्ट है। दूसरी विकास की बात, और ये उत्तराखंड जब से बना है कितना विकास हुआ है तो सभी लोग जानते हैं, दोनों सरकारों ने कितना करा। हमारी मूल बेसिकली जो यहाँ की जनता की उसकी कुछ मूलभूत चीजें थी, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना तो आज तक पलायन रुक पाया, सारे गाँव खाली हो गए। कोई जगह भी उन गाँव को ये कहा गया कि भाई अभी वो जो है कोई एक पूरा वो बनाया जाएगा, कोई सांसद ले लेगा, वो उसको डेवलप करेगा, वो भी जीरो हो गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा शिक्षा की बात जहाँ तक बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास नहीं क्या, 4 कॉलेज है सारे, हम क्या शिक्षा लेंगे? और शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, जो प्राइवेट वालों ने खोली है वो इतने महंगे हो गए हैं कि गढ़वाली आदमी, कोई बहुत संपन्न आदमी है नहीं गढ़वाली, सच्ची बात यही है।
लड़ाई लोगों के पास बैकअप मनी का नाम पे कुछ नहीं होता। पिताजी ने नौकरी करी, उसने बच्चे पाल लिए, शादी कर दी, भगवान धन्यवाद, इतने में सब पता, अब आगे आपको करना है। तो ये जो साइकिल चल रही है, इसको कहीं पर भी ब्रेक नहीं मिल रहा है कि भाई कहीं तो स्टैंड करें। तो ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो यूथ के साथ तो कुछ भी सही मायने में यूथ के प्रति कुछ हो नहीं रहा है। कानून, अगर आप बोलते हैं हम ये कानून लेके आ गए हैं कि ये जो नकल कानून हम लेके आए हैं, नकल कानून तो उनके लिए बना है जो नकल कर रहा है। हमारे यहाँ तो लोग रात रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, तो उसको नकल की क्या जरूरत है? वो तो करता ही नहीं नकल। आप बताइए कौन सा ऐसा गढ़वाल का एक लड़का बता दीजिए जिसे आपने नकल में पकड़ लिया, भाई नकलची बनता है। कोई भी नहीं आज तक पढ़ रहे, क्योंकि यहाँ के लोग ऑलरेडी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारा पूरा उत्तराखंड शिक्षित जगह है। 100% लोग शिक्षित हैं यहाँ पर, कोई ऐसी बात ही नहीं। कोई भी ऐसा बंदा है, महिलाओं से लेके पुरुष से लेके हर कोई शिक्षित लोग हैं। अब शुरू से ये ब्यूरोक्रेट्स बहुत रहा है। जब उत्तराखंड भी नहीं था, यूपी में था, तब भी बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे रहते थे, तब भी लोग बहुत शिक्षित थे। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। तब मैं टूरिज्म में था, तो एक फॉरेन से हमारा एक पूरा ग्रुप आया, तो हम उनसे ऋषिकेश गए। तो ऋषिकेश देख के भगवान वाली बात थी। और जब वो देहरादून आते तो वो बड़े सरप्राइज थे कि यहाँ पर यार, ये कल से 20 साल पुरानी बात, 20-25 साल पुरानी बात है। तो कहता है यहाँ पर इंग्लिश में बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ भैया, ऐसा पढ़े लिखे लोग कहते हैं। तो हमारा इस पे कुछ मतलब, धामी सरकार जो करना चाह रही है या तो वो कर नहीं पा रही है। तो उनकी डिमांड है कि आप हमारे को भैया भू कानून दे दो। आप सारी जमीनें बेचने के बाद दोगे तो क्या करना होता है? आम जनता क्यों लेगी आपसे? इसका अभी चाहिए उनको भू कानून, तो ले लेते हैं। देखिए जी, पिछली बार आपके जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस के लिए डील किया। तो उसमें से कोई 17,000 करोड़ की परियोजनाएं आ पाई थी सड़क पे। ये सर्वे देते हैं, ये डेटा है, इसमें कहीं कोई। अभी बहुत बढ़िया काम किया है भाजपा सरकार ने। 3.5 लाख करोड़ का एक जो इन्वेस्टर मीट थी, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, जो कहा जा सकता है उससे ऊपर भी 3.5 लाख कट। जो प्रॉब्लम है वो ये, जनता की आकांक्षाओं में ये है कि साहब हम अपनी जमीन को नहीं देंगे, और खासकर पहाड़ी क्षेत्र में। तो दो चीज मैं समझना चाहूंगा। पहले, सरकार इसको कैसे देख रही है? क्या 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ला रही है? दूसरा, अगर वो पहाड़ी क्षेत्रों पे ला रही है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखिए एक अलग तरह की का भूगोल होता है, उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। तो वो जो जनता की आकांक्षा है उसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? अगर आपको 3.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं लानी है, कितना लाएंगे कितना नहीं लाएंगे ये भविष्य का विषय है, वो देखेंगे। लेकिन आप इसको किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे कि साहब हम पहाड़ पे भी ले जाएंगे आयुष की परियोजनाएं, या हो सकता है कुछ और परियोजनाएं जो आप ले जाना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि 3.5 लाख करोड़ के लिए हम सारी चीजें मैदानी क्षेत्रों में ही रखेंगे, कुछ आईडीपीएल से दे देंगे, कुछ हरिद्वार से दे देंगे, कुछ देहरादून के मैदानी क्षेत्रों से दे देंगे? इस पे थोड़ा जनता को क्लैरिटी चाहिए कि किस तरह से आप सोच रहे हैं, क्योंकि भू कानून छोटी बात नहीं है। जिस तरह से स्वस्फूर्त आंदोलन भू कानून के लिए हुआ, ये 23 साल पहले ही देखने में आया था। नहीं जी, आपने राज्य की उन्नति को लेकर के एक अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, ये जरूर है कि उत्तराखंड का 10 मिलियन का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय है। पर्वतीय क्षेत्र की अपनी चुनौतियां भी हैं। वहाँ पे लैंड की अपनी फाउंडेशन भी है, परंतु हर पर्वतीय जिले में भी एक औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही चिन्हित है, चाहे वो सुदूर उत्तरकाशी हो, या सुदूर का चमोली हो, या सुदूर का पिथौरा हो। गवर्नमेंट ने पहले से एक इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे चिन्हित करके डेवलप किया हुआ है। तो अभी जो एमओयूज की बात आप कर रहे हैं वो 3 लाख, उनमें से बहुत अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो बहुत बड़ा फोकस है वो है इलेक्ट्रॉनिक पे चिप बनाने वाली कंपनी है। उसमें बहुत सारी कंपनी चिप बनाती है, वैसे उनकी इंडस्ट्री उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में लगने तो अच्छा सुटेबल एनवायरमेंट है। दूसरी बात है, आयुष में तो
आज की तारीख में गाँव में स्वयं उत्तराखंड के नौजवान काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, चला रहे हैं, पंचकर्मा धाम केंद्र चला रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में चला रहे हैं। अभी हाल ही में पिछली कैबिनेट में उत्तराखंड की सरकार ने 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की बात कही है शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कॉलेज यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, वेलनेस के फील्ड में काम करने वालों के लिए, हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में काम करने वाले। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर उत्तर प्रदेश के जम्मू के लिए है, सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए है कि वो पहाड़ में अपने को एस्टैब्लिश करें। निश्चित रूप से क्योंकि चुनौतियां हैं, चुनौतियों के लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी बची है। 100 करोड़ की सब्सिडी एक बहुत बड़ी अमाउंट उत्तराखंड ने ये डिक्लेयर की है अपनी कैबिनेट की बैठक में। ये 100 करोड़ की सब्सिडी में जोड़, ये 100 करोड़ की सब्सिडी 3.5 लाख करोड़ में है या यहाँ के बच्चों के स्वरोजगार के लिए है? 3 लाख रुपए को तो कंपनीज का अपना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। वो तो ऑलरेडी कंपनीज वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है जो यहाँ के नौजवान उद्यमी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वेलनेस के फील्ड में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं, या अब्रॉड में रह के अपने होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो चाहते हैं कि हम उत्तराखंड में भी अपना एस्टैब्लिश करें, उन लोगों के लिए। और बहुत सारे नौजवान उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ढूंढ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं और अपने लिए स्टडीज फील्ड में काम करने के लिए बना रहे हैं। जी, बेसिकली ये जानना चाहिए, चुनाव सन्निकट है बिल्कुल सामने, किस तरह से आप अपनी बात रखना चाहते हैं? कहाँ पे प्रत्याशियों को आप समर्थन दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद भी किसी को उतारना पड़ेगा या किसी को सामने रखना पड़ेगा, ताकि जनता को भी लगे कि हाँ, रिप्रेजेंटेशन हमारा एक्टिव फॉर्म में है और एक्चुअल मैसेजिंग जनता को क्या है? क्योंकि पहाड़ बिल्कुल खाली हैं, कहा जो भी जाए पहाड़ों की स्थिति बंजर से बुरी है। और जो विकास हो रहा है, आपने देखा ये भी क्या हुआ था पहाड़ी प्रदेश में, एक टनल खोदने के नाम पे और भी चीजों के नाम पे, आपको मालूम है कि किस तरह से मकान रखे। तो उन चीजों की, उन भौगोलिकी की आप, क्योंकि वो आपको देखते हैं, देखिए आप कम हैं, आपके पास सीटें नहीं है या ज्यादा है, आप एक विकल्प हैं, तो विकल्प की तरह से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव सन्निकट है और आपका रोड मैप जरूर जनता जानना चाहे। बहुत सही सवाल किया है और इसकी हकीकत अगर आपको देखनी है, आज के अखबार देख लीजिए। कल हमारा उसने नॉमिनेशन किया और पूरे देहरादून के अंदर पूरा उत्तराखंड उतरा हुआ। बताओ, अखबारों में कहीं खबर है? और जिन्होंने दिखाई है वो खबर नहीं थी, वो जनता को गुमराह करने की तरह खबर का को घुमा दिया गया। जब आप जनहित के मुद्दे गायब कर दोगे और उसके बाद कहोगे कि हम कहीं दिख नहीं रहे, तो ये षड्यंत्र भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से जनता समझ रही है कि कैसे उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए काम हो रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि अखबार हमको छुपा रहे हैं, सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता की आवाज को दबाकर अगर आप अपना टेप रिकॉर्ड चलाकर जीतोगे, तो ये उसी तरीके का विकास है जैसे कि आप देख रहे होंगे आईपीएल चल रहा है ना, शाहरुख खान की टीम जीत रही है तो कमाल शाहरुख खान रहा है, और नीचे जो लड़ रहे हैं वो देश के लिए नहीं लड़ रहे, ये मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं। और एक प्रायोजित तरीके से पूरे देश के अंदर क्रिकेट का माहौल बनाकर ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे देश को लाभ हो रहा है, लाभ लाला को हो रहा है। उसी को आप उत्तराखंड में देख लीजिए। लोकतंत्र में पूंजीपतियों ने 4-5 मुर्गे राष्ट्रीय पार्टियों के पकड़े में हैं, इनको चंदा दे रहे हैं, इनके नाम से अपने प्रोजेक्ट को यहाँ लागू करवा रहे हैं। उसके बाद देश का विकास और राज्य का विकास कैसा हो रहा है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। 3 अक्टूबर 2018 को इसी तरीके का इन्वेस्टर समिट लोकसभा के चुनाव में हुआ था। उस समय भी सपने दिखाए गए थे कि 6 महीने में 10,000 लड़कों को नौकरी दे दी जाएगी, घर घर में विकास होगा। कहां गए वो? उसकी आड़ में वो कानून खत्म किया, सारी जमीनें बेच खाई, ये कहा कि बस पहाड़ों में तो बहुत विकास होने वाला है। हुआ क्या? पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में आ गया, उनकी जमीनें बिक गई। अब उसी तरीके से धामी सरकार ने भी इन्वेस्टर समिट किया। मैं बताओ ना,
आप बता रहे हो 27,000 करोड़ का आपने इन्वेस्टर में सीमेंट में साइन करवा दिए, ग्राउंड पे है कहीं? करेंगे, ये होगा, देखेंगे। इसकी आड़ में आपको बता दूं 1,00,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया ये राज्य। विकास के नाम पर उत्तराखंड की संपदाओं में डकैती पड़ गई। ऑल वेदर रोड एक वेदर नहीं झेल पा रही है, और मूल निवास और भू कानून के लिए 23 वर्षों में ये विकास इन्होंने किया है। उत्तराखंड की जनता फिर आंदोलन को उतर आई। तो मेरा कहने का मतलब ये झूठ और फरेब है। टीवी चैनल मैनेज कर कर, अखबार मैनेज कर कर जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। अगर हम जीत गए तो उल्टी कराएंगे जिन्होंने उत्तराखंडियत को खत्म किया, ये हमारा वादा है। दीपक जी, लास्ट कमेंट आपसे, लास्ट सबसे लेंगे, उसमें आपसे जल्दी बताइएगा, क्या सोचते हैं धामी सरकार ने 2 साल में क्या किया है और क्या और करना चाहिए? बस बहुत ही पॉजिटिवली। धामी सरकार ने वैसे तो पिछले 2 साल के अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी करी हैं, जैसे ये लेके आ गई, ये अपना क्या कहते हैं जो नकल कानून है वो बहुत सही है। क्या करना चाहिए? और सर भी बहुत कुछ है। बेसिकली तो हम हमारा प्रोजेक्ट ये होना चाहिए कि हम लोगों को काम सिखाएं, ताकि कि उनको नौकरी दे नहीं सकती सरकार, ये पक्की बात है। किसी भी हालत में नौकरी नहीं दे सकती। 70% लोगों को नौकरी देनी है इंडस्ट्रियल एरिया में। आप चले जाओ वहां पे, एक भी अपने उत्तराखंड का नहीं मिलेगा। ठीक है नेगी जी, चुनाव सर निकट है, सर पे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को कि 3 और साल में आप और क्या करेंगे? अभी तो देश का हम चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं उत्तराखंड की जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं विकास की धारा 4 धाम यात्रा मार्ग के द्वारा सबके सामने दिख रही है कि 10 लाख नए तीर्थयात्री इस साल 4 धाम में आए। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन विकास की रेल है। मानसखंड की खटीमा से लेकर कलकत्ता की रेल लाइन विकास की रेल है। देहरादून से दिल्ली तक बनने वाला बेसिकली आपके कहने का मतलब है विकास प्रोजेक्ट में आप बढ़ाएंगे, गति देने वाला है। सर हमारे समय की अपनी बाध्यता है। लास्ट कमेंट शांति प्रसाद भट्ट जी से। भट्ट जी, क्या होना चाहिए आने वाले समय में? आपका रोड मैप आप किस तरह से देखते हैं, सिर्फ एज ए उत्तराखंडी, कि क्या सोचते हैं, क्या हम करें? कोई 1, 2 या 3 चीज, जैसे मैं सोचता हूं कि अगर हमको उत्तराखंड के लिए कुछ करना है तो हमको, जहां ये सिर्फ मेरी मान्यता है कि ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना पड़ेगा हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को, ये हमारी मान्यता है। ऐसी क्या 3 चीजें आप सोचते हैं कि जनता के लिए की जा सकती है, जिससे एक्चुअली आम उत्तराखंडी अपने आप को ठगा हुआ न महसूस करे? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केवल उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विकास की योजनाएं पर्वतीय क्षेत्र में लगेंगी तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। हम तो जनता को उससे यही अपील करते हैं, ईश्वर दूसरी अंकिता को वीडियो का शिकार न बनना पड़े और बॉबी पवार जैसे लड़कों पर मुकदमे और लाठीचार्ज इस उत्तराखंड में ना हो। देवभूमि की संस्कृति बचे, उत्तराखंड की चौमुखी विकास हो। ऐसी कल्पना अगर पूर्ण हो सकती है वो तभी हो सकती है जब ये राष्ट्रीय भेड़िया उत्तराखंड से बाहर होंगे, वरना उत्तराखंड कर्ज में डूबा कर उन्हें खत्म कर दिया। इससे बचाए। उत्तराखंड में 2 साल का शासन पूरा हो चुका है अभी के सरकार का, अभी 3 साल और बचे हैं। कुछ चीजें हैं जो वो कहते हैं कि करेंगे, कितना वो कर पाएंगे और आगे जनता उन पे कितना भरोसा करती है, ये तो काफी कुछ चुनावों से निकट क्लियर हो जाएगा। अब मैं धन्यवाद दूंगा अपने पैनलिस्ट दिगंबर नेगी जी को, दीपक जुयाल जी को और शांति प्रसाद भट्ट जी को, और इसके